अस्सलामुअलैकुम। हमने पल्मोनोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है। पल्मोनोलॉजी के ऑलमोस्ट सब चैप्टर हम टॉपिक कवर कर लिए। आज सिर्फ दो है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज़ और दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि वेस्कुलर डिजीज़ जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, उसके क्लिनिकल जो साइंस होते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है या पी टू लाउड होती है, इसी तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ज़्यादा कोई पता ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में उसने बहुत दफ़ा पूछा हुआ है। सबसे पहले तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के आप लोगों को जो है वो फीचर आने चाहिए। क्या क्या फ़ीचर होते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट में पाया जाता है वो टिकिपनिया है। दूसरे नंबर पे इसको जो है टैकीकार्डिया पेशेंट को हो सकता है, क्रैकल्स हो सकते हैं चेस्ट में, चेस्ट क्लियर भी हो सकती है इवन, और टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। और इसके अलावा जो है पेशेंट किसी और सिम्टम के साथ, किसी भी और सिम्टम के साथ आ सकता है जैसे फीवर। अच्छा, पेशेंट हम जब देखते हैं तो कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा, जैसे प्रेगनेंसी है, कोई बेड रिडन था या कुछ भी और इस तरह की सर्जरी थी। काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर आप लोगों को पता है। तो आप लोग फिर क्लिनिकल क्राइटेरिया को देखते हुए आपको पता है साइन क्या हो सकते हैं, यही वाले क्रेपिटेशन वगैरह हो सकते हैं, क्लियर भी हो सकता है। अब ये आप लोग देखते हुए तो फिर आप लगाते हैं वेल्स स्कोर। वेल्स स्कोर सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो ये वैसे भी इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर मोर देन 4 है वेल्स स्कोर तो मोस्ट लाइकली है कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। लेस देन 4 है तो फिर लेस लाइकली है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। अब हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि आप लोग यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म लेस लाइकली है या नहीं है सिर्फ वेल्स स्कोर लगाने से। इनिशियल टेस्ट क्या होगा? इफ पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद मोस्ट लाइकली द फर्स्ट टेस्ट इज CTPA। CTPA चेस्ट सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम। ये चेस्ट सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम CTPA इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कुछ भी आ जाए तो आप लोगों ने CTPA लगाना है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट CTPA, मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट CTPA, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट CTPA, ये आप लोगों ने अब नहीं भूलना। ओके, तो ये करवाते हैं मोर लाइकली। अगर लेस लाइकली है तो फिर हम पहले डी डाइमर करवाएंगे। डी डाइमर अगर सजेस्टिव है तो फिर आप करवाएंगे CTPA। CTPA अगर सजेस्टिव है। डी डाइमर प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक नहीं होते और इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, स्पेसिफिसिटी नहीं है। बहुत सारी और चीज़ों में भी डी डाइमर बढ़ सकते हैं। और आप करवाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है ECG। अब मुझे बताओ ECG पे क्या क्या फाइंडिंग होती है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन? सारे लगा देंगे S1 Q3 D3 है, वो मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन ECG फाइंडिंग इज, ये कई दफ़ा MCQs आया है, टैकीकार्डिया। जस्ट रेट ज़्यादा होगा, कॉमन ये है। यस, अगर वो पूछता है बट इज क्लासिकल पैटर्न ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑन ECG, देन क्लासिकल अगर पूछता है तब आपने लिखना है S1 Q3 T3, मतलब डी पैस 1 में डी पैस वेव और Q में 3 में जो है Q वेव्स होती हैं, और इसके अलावा 3 में T भी इन्वर्टेड होती है। तो ये ECG की फाइंडिंग होती है। अच्छा, अब कभी कभी आप लोग ने प्रेगनेंसी में और टाई आ जाती है कि CTPA कराना है या VQ स्कैन कराना है। आज से क्लियर हो जाओ, कोई अपने माइंड में डाउट नहीं रखना। अगर प्रेगनेंसी है तो यू विल गो विद कौन सा करवाएंगे? VQ स्कैन। ओ भाई क्यों? CTPA भी इतना बुरा नहीं है,
ये वैसे लोकल रेडियोलॉजिकल आप लोग कंसल्टेशन से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। प्रेगनेंसी में डी डाइमर का कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप डॉपलर इससे भी पहले करवा लेते। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे शुड बी डन इन ऑल पेशेंट। शील्ड लगा दें, एक्सरे तो सब में करें, ठीक है। एक्सरे और वीनोग्राफी, डॉपलर वीनोग्राफी, वो भाई इनडायरेक्ट एविडेंस होगा में कि इसको अगर डीवीटी है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होगा। A patient presented, a pregnant patient presented to you with shortness of breath, tachycardia and bilateral chest crepitation. You are suspecting pulmonary embolism. What test you will do? First, venography, Doppler venography. अगर ये पॉजिटिव है तो फर्दर हमें उसको रेडियोलॉजिकल उसमें इशू भी नहीं होता, हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर प्रेगनेंसी में 2 मिनट आई है, वीक्यू स्कैन क्या करता है, चाइल्डहुड की जो कैंसर है वो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन CTPA ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कर देगा पेशेंट का। इसलिए आपने प्रेफर करना है, ये MCQs मैंने बता दी है, वीक्यू स्कैन उससे पहले वीनोग्राफी है तो उसको टिक करें, वो नहीं है CTPA VQ और कुछ है तो आप लोग ने VQ स्कैन लगाना है। चलें जी, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब हम करेंगे इसकी मैनेजमेंट कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट आ जाए तो कैसे आप मैनेज करके। 2012 में गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बहुत सारे MCQs आते हैं। इफ पेशेंट इज स्टेबल, पेशेंट इज अनस्टेबल, पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉक, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट शॉक के साथ आता है, व्हाट इज ट्रीटमेंट? If patient presented with shock, treatment option is thrombolysis, thrombolysis with TPA। भाई ये आप अगर ना टेक किया तो फिर मेरा कसूर नहीं है, मैंने बता दिया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट शॉक में आ रहा है, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज थ्रोम्बोलाइसिस। अगर स्टेबल पेशेंट है तब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। हेपरिन स्टार्ट करके विद इन 24 आवर वारफ्रीन देनी है। एक्चुअल ट्रीटमेंट वारफ्रीन है, हेपरिन तो शुरू में देते हैं क्योंकि ये प्रोकोगुलेंट हो जाएगी, ओवरलैप करना है, 5 दिन के बाद हेपरिन बंद कर दें और INR 2 से ऊपर हो तो आप इसको बंद करके वारफ्रीन को कंटिन्यू करेंगे। फास्ट कौन सी देनी है, हेपरिन, और उसको ओवरलैप कैसे कराना है, वारफ्रीन के साथ। विटामिन के है एंटागोनिस्ट। अब ड्यूरेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई दफा पूछा हुआ है उसने। अनप्रोवोक्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड प्रोवोक्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म या DVT सेम गाइडलाइन है। प्रोवोक्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रोवोक्ड मतलब क्या है, कोई रिस्क फैक्टर होगा, कोई ट्रॉमा है, कोई सर्जरी है, कोई उसको प्रेगनेंसी है, कोई भी रिस्क फैक्टर है तो ये प्रोवोक्ड है। इसका मतलब है रिस्क फैक्टर था वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसका 3 मंथ कोर्स है, ओके। अगर अनप्रोवोक्ड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म फिर 6 मंथ है, ओके। ट्रीटमेंट 6 मंथ। अगर कैंसर है, एक्टिव कैंसर है पेशेंट को, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो फिर 6 मंथ है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ठीक है, इसको नहीं मिस करना। प्रोवोक्ड जिसमें कोई रिस्क फैक्टर है 3 मंथ, अनप्रोवोक्ड 6 मंथ। अब चलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इश्यूज। उसमें आपके IMM के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब अपर और लोअर में ऑब्स्ट्रक्शन को शो करना हो तो उस वक्त वॉल्यूम फ्लो लूप करते हैं। फ्लो इससे नहीं लिखना, ये तो फिर लिखती नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम फ्लो लूप, वॉल्यूम फ्लो लूप ये करते हैं। ये एक टेस्ट है MCQ, जब अपर और लोअर में डिफरेंशिएट करना हो, और याद रह जाता है क्योंकि इसका MCQs पहले आया हुआ है।
अच्छा, अपर में सबसे जो इम्पोर्टेंट या जिसके ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं वो है एक तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, ARDS। ARDS भी ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ARDS सेप्सिस हो, कोई इन्फेक्शन हो या मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर दें तो अल्वेलाई में वाटर आ जाता है ट्रांसुडेट होके, जस्ट लाइक पल्मोनरी एडीमा, इसको बोलते हैं ARDS। देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ARDS? इसके फीचर्स होते हैं, एक नॉन कार्डियोजेनिक होता है, ओके। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर डिफरेंस, वेज प्रेशर जो है डिफरेंस करता है, इधर पल्मोनरी एडीमा इज ड्यू टू कार्डियक और ARDS ये लेस देन 15 होना चाहिए, ठीक है, mmH जी हमेशा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और P/O2 की रेशियो लेस देन 200 होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि इस पेशेंट को क्या है, ARDS है और पल्मोनरी एडीमा जो है वो उसकी वजह से ये कार्डियक पल्मोनरी एडीमा नहीं है। तो इसका आप लोगों को फर आना चाहिए। तो नॉर्मल ये जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है वो कितना होता है, 6 to 12 होता है, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर याद कर लेना ARDS के, ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है। और फिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का बहुत कंफ्यूज किया हुआ है आप लोगों को। तो इसके 2-3-4 फीचर हैं जो उसके ARDS के, वो रट्टा लगा लेना और वही उसके उसमें पूछे होते हैं उसने। एक तो एक्यूट ऑनसेट होता है और बाइलेटरल जो है वो एक्यूट ऑनसेट होगा, एक्यूट ऑनसेट। बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट, वैसे बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट पल्मोनरी एडीमा में भी हो सकते हैं। एक्सरे 1-2, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर नॉर्मल होगा और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इसका कम होगा, ठीक है। अब ये RDS भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की उसने रिस्क फैक्टर पूछे हुए हैं। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, ओबीस फीमेल पेशेंट आमतौर पे उनको इसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर। मैक्रोग्लोसिया की ज़बान बड़ी हो जाए, टंग, ये किस किस में होती है? एक्रोमेगाली में होती है और किस में होती है? हाइपोथायरायडिज्म में होती है। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, हाइपोथायरायडिज्म, एक्रोमेगाली, अमाइलोइडोसिस। अच्छा, लार्ज टॉन्सिल्स हो तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, लार्ज टॉन्सिल। एक और सिंड्रोम है मॉर्फन सिंड्रोम, मॉर्फन सिंड्रोम। ये इसके एक इसमें से नहीं होगा, वो आप लोगों ने टिक करना होगा और इसमें रिस्क फैक्टर रट्टा लगा ले, ओबेसिटी, मैक्रोग्लोसिया, एक्रोमेगाली, हाइपोथायरायडिज्म एंड अमाइलोइडोसिस, लार्ज टॉन्सिल्स, मॉर्फन सिंड्रोम, ये है रिस्क फैक्टर। अच्छा, इसके इश्यूज क्या होता है? डे टाइम स्लीपीनेस होती है, बंदा डे टाइम ज़्यादा सोता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके लिए टेस्ट जो करते हैं वो है एपवर्थ स्लीप स्कोर, एपवर्थ स्लीप स्कोर, और एक होता है मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट, मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट। अच्छा, ये भी पोलिस्मनोग्राफी, यानी कि उसमें सारे पैरामीटर चेक करते हैं, रात को सैचुरेशन क्या है, BSR क्या थी और पल्स क्या थी, उसको कहते हैं पोलिस्मनोग्राफी। पोलिस्मनोग्राफी ये ज़्यादा MCQs में आ सकता है, पोलिस्मनोग्राफी, ओके। एपवर्थ स्लीप स्केल और मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट और पोलिस्मनोग्राफी आप लोगों को अगर याद हो तो। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका क्या करते हैं? वेट लॉस करना चाहिए वैसे, वेट लॉस, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज CPAP, CPAप। ये MCQs आया हुआ है 100 दफा। व्हाट इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? दैट इज CPAP।
अब ये ना भूलना, मैंने बता दिया MCQ CPAP पे टिक करना। वेट लॉस भी करें, CPAP या फिर इंट्रा ओरल डिवाइसेस यूज़ करते हैं कभी कभी, तो वो भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों को MCQ के लिहाज से पढ़ा दिया है। और इसी तरह आप रूमाटोलॉजी है उसको जस्ट 1-2 लेक्चर में ही पढ़ा दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रेस्पिरेटरी तो आपने सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करने हैं वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तब MCQ ये पास होगा IMM। और आप सीरियस हो जाए, कल मैंने टेस्ट लेना है और टेस्ट में आप लोगों के अच्छे नंबर होने चाहिए। अगर होंगे और उसके बाद जिनमें कन्फ्यूजन होगी हम सारा डिस्कस करेंगे पेपर परसों वाले दिन, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। अल्लाह हाफिज़।